मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम उसी सोच के स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते जिस स्तर पर हमने उन्हें पैदा किया है। और ये बात आज वैश्विक संस्थाओं पर, खासकर संयुक्त राष्ट्र पर शायद सबसे ज्यादा फिट बैठती है। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे की तह तक जा रहे हैं। मुद्दा है संयुक्त राष्ट्र। जल्द ही 80 साल का होने वाला है ये संगठन, पर सवाल उठ रहा है कि क्या ये अपनी प्रासंगिकता, अपनी रेलेवेंस खो रहा है। हमारा ये जो विश्लेषण है, ये इंडियन एक्सप्रेस में हाल में छपे एक महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। और ये चर्चा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो जरूरी है ही, चाहे मेंस हो या प्रीलिम्स, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल गवर्नेंस से सीधे जुड़ा है। साथ ही ये उन सभी लोगों के लिए भी है जो दुनिया में क्या चल रहा है उसे थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम इस लेख के आधार पर समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र आज किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्या ये चुनौतियां ऊपरी हैं या इनकी जड़ें गहरी हैं? इसका भविष्य कैसा दिख रहा है? और हाँ, इस सब में भारत कहाँ है? भारत क्या कर सकता है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 80 साल ये एक लंबा वक्त होता है किसी भी संस्था के लिए। इसे तो मजबूती का प्रतीक होना चाहिए, लेकिन यूएन के केस में ये सालगिरह सवालों से घिरी हुई है। ऐसे युद्ध हैं जिन्हें वो रोक नहीं पा रहा, पैसा है जो वो जुटा नहीं पा रहा, और एक नैतिक अधिकार है, एक लेजिटिमेसी है जिसे वो ठोस कार्रवाई में नहीं बदल पा रहा। तो ये सब मिलकर एक ही सवाल खड़ा करते हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र आज भी मायने रखता है? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि देखिए, संयुक्त राष्ट्र बना किस लिए था? इसका मूल वादा क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यही कोर मैंडेट था। हाँ बिल्कुल। लेकिन 8 दशक बाद आज आप जमीनी हकीकत देखिए, ये वादा कई जगहों पर अधूरा दिख रहा है। आज के जो बड़े संकट हैं, गाजा को ले लीजिए, यूक्रेन, सूडान, हैती, ये सारे संकट एक अजीब सी तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ ये दिखाते हैं कि यूएन कितना कमजोर हो गया है, शायद बेअसर भी। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ यही संकट ये भी दिखाते हैं कि ऐसी किसी वैश्विक संस्था की जरूरत कितनी ज्यादा है। कोई तो हो जो मध्यस्थता करे, मदद पहुंचाए, नियमों की बात करे। हाँ, वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण याद आता है यूएन में। उन्होंने कहा था, संयुक्त राष्ट्र में अपार क्षमता है, लेकिन यह उसके करीब भी नहीं आ रहा। यह खोखले शब्द हैं, और खोखले शब्द युद्ध नहीं सुलझाते। ये बात आज शायद और भी ज्यादा सच लग रही है। बिल्कुल, और एक पैटर्न देखिए जो उभर रहा है। संघर्षों में यूएन की भूमिका बदल रही है, या कहें सिकुड़ रही है। गाजा का ही उदाहरण लें, वहां क्या हो रहा है? इजराइल, अमेरिका, दूसरी क्षेत्रीय ताकतें सब अपनी अपनी डिप्लोमेसी चला रहे हैं। यूएन काफी हद तक साइडलाइन है। हाँ, मानवीय सहायता पहुंचाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। और यूएनआरडब्ल्यूए, जो यूएन की रिलीफ एजेंसी है फिलिस्तीनियों के लिए, वो खुद राजनीतिक हमलों का शिकार है। फंडिंग की भारी कमी झेल रही है। इसके बावजूद वही लाखों लोगों के लिए एक तरह से आखिरी उम्मीद है। तो यूएन का रोल शांति स्थापित करने वाले से घटकर बस थोड़ी बहुत राहत पहुंचाने वाले का रह गया है। और यूक्रेन में, वहां तो स्थिति और भी ज्यादा साफ है। सिक्योरिटी काउंसिल तो जैसे पंगो हो गई है। हाँ, वीटो पावर के चलते रूस के खिलाफ कोई ठोस एक्शन हो ही नहीं पा रहा। और जनरल असेंबली में जो वोट हुए, उनमें भी वो शुरुआती एकजुटता अब दिख नहीं रही। सही बात है, वैश्विक एकजुटता भी कम हो रही है। तो ये हुआ कि यूएन अपने सबसे जरूरी काम में, यानी बड़ी ताकतों से जुड़े संघर्षों को रोकने, सुलझाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये तो बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल, और ये सिर्फ गाजा या यूक्रेन की बात नहीं है। सूडान को देखिए, वहां युद्ध लाखों लोगों को भुखमरी की तरफ धकेल रहा है। खबरें ये भी हैं कि वहां मदद जानबूझकर रोकी जा रही है। हेती में सुरक्षा के लिए केन्या के नेतृत्व वाला मिशन मुश्किलों में है, उस पर भी भारी दबाव है। ये सारे उदाहरण एक ही तरफ इशारा करते हैं, यूएन का मुख्य काम शांति है, लेकिन एक के बाद एक मामले में वो या तो दर्शक बना हुआ है या उसकी भूमिका बहुत सीमित है। अच्छा, तो ये जो जमीनी स्तर पर नाकामी दिख रही है, इसके पीछे क्या कोई और गहरा कारण भी है? आपने कहा पैसा, क्या ये विफलताएं कहीं ना कहीं वित्तीय कमजोरी से जुड़ी हैं? हाँ, निश्चित रूप से। फाइनेंशियल क्राइसिस शायद इसकी सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस में से एक है, खासतौर पर अमेरिका का रवैया। 2025 तक आते आते ये बिल्कुल साफ हो गया है। अमेरिका यूएन को फंड करता है, लेकिन सिलेक्टिवली, अपनी शर्तों पर, अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से। इसे ही लेख में आला कार्ट मल्टीलैटरलिज्म कहा गया है ना? जैसे मेन्यू से अपनी पसंद की चीज चुन ली। बिल्कुल वही। ये बड़ी विडंबना है कि जिस देश ने यूएन को बनाने में सबसे अहम रोल निभाया, वही आज उसे ऐसे इस्तेमाल कर रहा है।
देखिए, सुरक्षा वाले मुद्दों पर पैसा शायद मिल जाए, लेकिन भोजन, मानवाधिकार, संस्कृति, इन जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस साल का जो बकाया है अमेरिका पर, वो अभी तक दिया नहीं गया है। पिछले बकाया भी पेंडिंग है। और वो जलवायु समझौतों से हटना, WHO से हटना, वो सब इसी पैटर्न का हिस्सा है। प्रवासन जैसे मुद्दों पर यूएन की भूमिका को कम करके आंकना, ये सब दिखाता है कि अमेरिका बहुपक्षवाद को अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल कर रहा है। जो फिट बैठता है उसे सपोर्ट करो, बाकी को इग्नोर। ये तो ठीक नहीं है। लेकिन चीन तो खुद को मल्टीलैटरलिज्म के नए पैरोकार के तौर पर पेश कर रहा है। क्या वो इस गैप को भर रहा है? चीन का मामला थोड़ा अलग है। वो अपनी ग्लोबल इनिशिएटिव्स जैसे ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इन सबको यूएन के लक्ष्यों से जोड़कर दिखाता है। और ये भी सच है कि वो यूएन के अनिवार्य बजट में करीब 20% देता है, जो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बारीक बात है। यूएन की जो टोटल फंडिंग है उसका लगभग 70% स्वैच्छिक योगदान से आता है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से। और इस मामले में चीन का योगदान काफी कम है। तो उसका समर्थन कागज पर जितना मजबूत दिखता है, जमीन पर उतना नहीं है। इसीलिए लेख कहता है कि अगर अमेरिका अला कार्ट मल्टीलैटरलिज्म दे रहा है, तो चीन विजन्स विद गैप्स, यानी खामियों वाले विजन पेश कर रहा है। बातें अच्छी हैं, पर अमन में कमियां हैं। अच्छा, तो मतलब अमेरिका और चीन दोनों बड़ी ताकतें एक तरह से पूरी तरह से कमिटेड नहीं है। यूरोप और खाड़ी देशों का क्या वो आगे आ रहे हैं? यूरोप की बात करें तो वो पारंपरिक रूप से नियमों पर आधारित व्यवस्था का समर्थक रहा है। बातें भी करता है मल्टीलैटरलिज्म की, लेकिन अब वहां भी घरेलू दबाव बढ़ रहे हैं, आर्थिक मुश्किलें हैं। तो पीस कीपिंग हो, डेवलपमेंट एड हो या मानवीय राहत, इन सब में वो अपने वादों से पीछे हट रहा है। मतलब बातें ज्यादा, पैसा कम। कुछ ऐसा ही। दूसरी तरफ खाड़ी के देश हैं, उनके पास पैसा है और वो खर्च भी करते हैं, लेकिन बहुत सिलेक्टिव तरीके से। वो उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं जिनसे उनका अपना प्रभाव बढ़ता है, ना कि उन कोर फंक्शंस में जो पूरे यूएन सिस्टम को मजबूत करें। तो मतलब वो भी सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपने प्रभाव में कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नतीजा ये है कि यूरोप हो या खाड़ी देश, दोनों बातें तो करते हैं बहुपक्षवाद की, लेकिन एक सिस्टम के तौर पर उसमें पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे। और ये जो अंतर है उनकी बातों और उनके बटवे में, ये यूएन को लगातार कमजोर बना रहा है। तो ये तो हुई बाहर की चुनौतियां, पैसे की कमी, बड़ी ताकतों का रवैया। ऐसे में यूएन के अंदर क्या हो रहा है? क्या वहां से कोई कोशिश हो रही है स्थिति को संभालने की? हाँ, कोशिशें तो हैं। जैसे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने UN80 नाम से एक योजना शुरू की है। लेकिन लेख उसे क्या कहता है? अनिवार्य रूप से एक ट्रायज। ये मेडिकल टर्म है, मतलब जब संसाधन बहुत कम हो तो आप सिर्फ सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं ताकि सिस्टम बस चलता रहे। अच्छा, तो इसमें हो क्या रहा है असल में? इसमें मैंडेट्स में कटौती हो रही है, यानी काम कम किया जा रहा है। प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की बात है। बजट में करीब 15% की कटौती, और स्टाफ में भी लगभग 5वें हिस्से की कमी। बाप रे, 20% स्टाफ कम। हाँ, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि संस्था किसी तरह चलती रहे। जिसे सुधार कहा जा रहा है, वो असल में पीछे हटना है। ये भविष्य को आकार देना नहीं लग रहा, बल्कि धीरे धीरे जो गिरावट आ रही है उसे मैनेज करने जैसा लग रहा है। खतरा ये नहीं है कि यूएन अचानक खत्म हो जाएगा। खतरा ये है कि वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा, मुरझा जाएगा। ये तो बहुत ही गंभीर तस्वीर है। और इसमें एक और पहलू जुड़ जाता है। जैसे जैसे बड़ी ताकतें पीछे हट रही हैं या अपना रोल कम कर रही हैं, वैसे वैसे दुनिया के जो कमजोर देश हैं, विकासशील देश हैं, वो अपनी आवाज ज्यादा मजबूती से उठा रहे हैं। बिल्कुल, और ये स्वाभाविक भी है। आप अफ्रीका का उदाहरण लीजिए। अफ्रीकी देश अब सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म को तो एक दूर का सपना मानने लगे हैं। हाँ, वो तो सालों से अटका हुआ है मामला। सही कहा। तो उनकी जो तात्कालिक प्राथमिकताएं वो है पीस कीपिंग ऑपरेशंस। वो चाहते हैं कि इन अभियानों के लिए पर्याप्त संसाधन मिलें। अभी क्या होता है, अफ्रीकी सैनिकों को खतरनाक जगहों पर भेज दिया जाता है, अक्सर बिना जरूरी उपकरणों के या बिना समय पर पेमेंट के। ये शांति स्थापना कम, बोझ का ट्रांसफर ज्यादा लगता है। बिना संसाधनों के बोझ का ट्रांसफर। बिल्कुल। अफ्रीकी देशों का कहना है कि अगर कांगो या साउथ सुडान जैसे मिशन को सही सपोर्ट मिले तो वहां शांति टिक सकती है। वरना क्या होता है, बाहरी ताकतें अपने हिसाब से एड हॉक गठबंधन बनाकर हस्तक्षेप करती हैं, जिससे मामला और उलझता है। और छोटे द्वीपीय राष्ट्र सिड्स, जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उनकी क्या मांगे हैं? उनकी मांगे बहुत सीधी और बहुत जरूरी हैं। वो चाहते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस फाइनेंस, यानी जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए अनुकूलन के लिए पैसा। वो चाहते हैं कि उन्हें रियायती दरों पर कर्ज मिले, जिसमें क्लाइमेट रिस्क को ध्यान में रखा जाए। वो लॉस एंड डैमेज फंड की बात कर रहे हैं। लॉस एंड डैमेज,
यानी वो नुकसान जो अब हो चुका है। हाँ, जिसकी भरपाई जरूरी है, जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ना, तूफानों से तबाही। वो चाहते हैं कि अगली आपदा आने से पहले उन्हें भरोसेमंद मदद का आश्वासन मिले। लेकिन हो क्या रहा है? उन्हें अब तक सिर्फ वादे मिले हैं, पैसा नहीं। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स माहौल में अब आते हैं भारत पर। लेख कहता है कि भारत की स्थिति काफी यूनिक है। एक तरफ तो भारत को एक स्थिर, नियमों पर आधारित दुनिया के लिए यूएन की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ग्लोबल साउथ की उस निराशा को भी समझता है जो इस अंडरफंडेड और P5 डोमिनेटेड सिस्टम से पैदा हुई है। ये एक दुविधा जैसी है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही दुविधा भारत को एक खास पोजीशन दे रही है। भारत चाहे तो इस स्थिति का इस्तेमाल कर सकता है। वो ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है, जैसे छोटे द्वीपीय देशों की क्लाइमेट फाइनेंस की मांग को आगे बढ़ाना। साथ ही भारत पीस कीपिंग के नए मॉडल बनाने में, डिजिटल गवर्नेंस के नियम तय करने में, क्लाइमेट एक्शन में, मानवीय सहायता में, इन सब में एक लीडिंग रोल निभा सकता है। तो लेख कह रहे हैं कि भारत एक पुल बन सकता है। हाँ, लेख का इशारा यही है कि अगर भारत निवेश करे न सिर्फ पैसा बल्कि अपनी डिप्लोमेटिक एनर्जी भी, तो वो एक कमजोर होते यूएन और ग्लोबल साउथ की उम्मीदों के बीच एक ब्रिज का काम कर सकता है। लेकिन अगर भारत हिचकिचाता है, लागत और बदलाव को लेकर दुविधा में रहता है, तो वो लीडरशिप का एक बड़ा मौका चूक जाएगा। और लेख कहता है, फैसला अभी करना होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लीडरशिप भी उतनी ही जरूरी है जितना पैसा। और लीडरशिप की बात आई है तो अगले यूएन सेक्रेटरी जनरल का चुनाव भी इसी साल होना है। ये चुनाव क्या दिखाएगा? क्या ये सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया होगी या ये सच में यूएन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश होगी? ये चुनाव बहुत अहम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, करीब 1 साल चलेगी, और वो भी ऐसे समय में जब दुनिया को तेज फैसलों की जरूरत है। इससे थोड़ा ढीलापन लगता है। मांग उठ रही है कि पहली बार कोई महिला सेक्रेटरी जनरल बने। ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात होगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन असल चाबियां अभी भी P5 के पास ही हैं। देखना यह है कि वो दुनिया की आवाज सुनते हैं या अपने नैरो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को ही देखते हैं। तो हमने इस पूरी चर्चा में संकट की जड़ें देखी, फाइनेंशियल इश्यूज देखे, यूएन के अंदर की कोशिशें और कमजोर देशों की मांगें सुनी, और भारत की भूमिका पे भी बात की। अब अगर इसे समेटना हो तो क्या कहेंगे? 80 साल की उम्र में यूएन को जश्न मनाने का हक शायद तभी है जब वो सेवा दे सके, डिलीवर कर सके। इसका असली टेस्ट नेताओं के भाषण नहीं होंगे। टेस्ट ये होगा कि क्या वो युद्ध में फंसे लोगों तक मदद पहुंचा सकता है, क्या वो आपदा आने से पहले रिसोर्स जुटा सकता है, क्या वो उन मुश्किल हालात में लेजिटिमेसी दे सकता है जहां सिर्फ ताकत काम नहीं आती। बिल्कुल, विकल्प बहुत साफ हैं। या तो यूएन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे, रिसोर्स बढ़ाए, नई लीडरशिप लाए और नतीजे दे, या फिर धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाए। अगर रिन्यूअल नहीं हुआ तो पावर शिफ्ट होगी, रीजनल ग्रुप्स, कोलिशन ऑफ द विल, फैसले वहां होने लगेंगे और यूएन सिर्फ एक ढांचा रह जाएगा। हाँ, एक खोखला खोल। और मल्टीलैटरलिज्म का जो पूरा आइडिया है कि दुनिया मिलकर चुनौतियों का सामना ही करे, वो और पीछे चला जाएगा, जबकि चुनौतियां तो बढ़ती जा रही हैं। और जैसा लेख कहता है, और ट्रंप के भाषण के बाद ये और साफ लगता है कि अप्रासंगिकता अब सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि यूएन के भविष्य का एक मुमकिन रास्ता लग रहा है। तो इस चर्चा के आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जो लोग दुनिया के मामलों में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। आज की इस बटी हुई दुनिया में क्या यूएन जैसा एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म अपनी सारी कमियों के बावजूद रीजनल ग्रुप्स या कुछ देशों के गठबंधनों से बेहतर विकल्प नहीं है? खासकर तब जब हमें क्लाइमेट चेंज, महामारी, आर्थिक अस्थिरता जैसी ग्लोबल समस्याओं से निपटने के लिए पहले से कहीं ज्यादा ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। क्या हम यूएन को अप्रासंगिक होने दे सकते हैं? इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित ये गहरी पड़ताल आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके कोई सवाल हो तो वो भी पूछिए। यूपीएससी और करंट अफेयर्स पर ऐसे और विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।